हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। आज हम करेंगे यूनिट जो 5 है, हमारा जो चैप्टर 5 है उसके अंदर जो लोकतंत्र, जो हमारा चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर हम लोकतंत्र के दोष करेंगे और इसके साथ साथ लोकतंत्र को सफल बनाने की आवश्यक परिस्थितियां, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कौन कौन सी जो परिस्थितियां आवश्यक हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सभी से यही कहूँगा कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर है 29, 29 नंबर क्लास। और जिसने भी अभी तक पिछली 28 क्लासें वॉच नहीं की हैं वो उन्हें अच्छे से वॉच करें और साथ में उन्हें अपनी नोटबुक पर जरूर राइट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब हम चलते हैं आगे। हमारा जो टॉपिक था लोकतंत्र के दोष। देखो ये जो दोष थे मैंने आपको कल की क्लास में बता दिए थे, गुण और दोष मैंने बराबर ही लिखे थे, साथ साथ लिखे थे। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे लोकतंत्र को ये खोखला करता जा रहा है, कौन कौन से ऐसे दोष हैं जो हमारे लोकतंत्र को समाप्त करता जा रहा है। जिसमें आता है सबसे पहले भ्रमपूर्ण अवधारणा। जो लोगों में भ्रमपूर्ण धारणा है ये किस प्रकार हमारे लोकतंत्र को खोखला करती जा रही है। आपको पता है कि जो व्यक्ति है वो एक बुद्धिमान प्राणी है, वो अपना हित और अहित समझने की योग्यता रखता है। मैं अगर मेरी बात करूं, मेरा किस में हित है और किस में नुकसान है तो वो मेरे को पता है, वो मैं देख अपना भला और नुकसान दोनों देख सकता हूँ। उसी तरह यहाँ मानव के, मनुष्य के मताधिकार की बात हो रही है कि वो अपने मत का प्रयोग किस प्रकार करता है। देखो प्रत्येक व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करता है, अपने मताधिकार का प्रयोग करता है और वो अपने मत के अधिकार पर वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है, अपने नेता का चुनाव करता है। और हमें नहीं पता कि वो प्रतिनिधि सही है या गलत। क्यों? क्योंकि वो प्रतिनिधि कब हमारे सामने आता है, जब चुनावों का दौर शुरू होता है। जब भी चुनाव शुरू होंगे तभी आस पड़ोस आपके जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, जो भी अपने आप को नेता समझता है वो आ जाएंगे चुनावों के दौर में, हाथ जोड़ेंगे आपके सामने, भाई साहब वोट देना, ये करना वो करना, हम आपके लिए ये करेंगे। तो वो क्या है, सिर्फ भ्रमपूर्ण धारणा है। ये कुछ वायदे करके आपको अपनी तरफ कर लेंगे, एक आधा वायदा पूरा किया और बाकी छोड़ देंगे। वो सोचेंगे कि अगली बार हम इसको पूरा कर देंगे। जिसके कारण क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग मतलब आलोचक होते हैं जिनका काम होता है लोगों की बुराई करना या उनमें कमियां निकालना। तो वो पता क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति है ना वो बुद्धिमान प्राणी नहीं है, वो अबौद्धिक है। क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं होता कि वो जिस व्यक्ति का चुनाव कर रहा है वो उसका भला करेगा या नुकसान करेगा। इसलिए जो लोकतंत्र में ये जो भ्रमपूर्ण अवधारणा है ना ये हमारे लोकतंत्र को खोखला करती जा रही है। इसके बाद आता है इसमें, इसके अंदर राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। आपको पता है हमारे देश में अलग अलग तरह की पार्टियां हैं। चाहे अगर हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, आम आदमी की बात करें, देखो ऐसी बहुत सी पार्टियां हमारे देश में 7 प्रकार की राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 7 प्रकार की राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब प्रत्येक पार्टी क्या करती है, अपना बहुमत प्राप्त करने के लिए, अपना बहुमत प्राप्त करने के लिए वो जनता को अपनी तरफ शामिल करने के लिए पता नहीं कितने ही प्रकार के वायदे करती है। उनमें से एक छोटा मोटा किसी किसी वायदे को पूरा कर दिया तो क्या होता है कि जो जनता है वो उनकी तरफ हो जाती है। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। आपको पता है हमारे देश के अंदर जो लोकतंत्र है वो कब सफल होता है, जब एक से अधिक पार्टियां होंगी। क्यों? क्योंकि किसी नेता का जो चुनाव है वो बहुमत के आधार पर ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी कंपटीशन के ही वो जीत जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दल भक्ति की भावना होती है। वो अपनी पार्टी को जिता तो लेता है लेकिन बाद में वो किसका भला करता है, वो सिर्फ अपनी ही पार्टी के बारे में सोचता है।
दूसरों के बारे में वो सोचता तक ही नहीं। आपको पता है कि जो प्रत्येक सरकार होती है वो 5 वर्ष तक रहती है। अगर 1 साल भी उसने जनता की तरफ देखा तो 4 साल तो वो गए ना, 4 साल आपको शक्ल तक ही नहीं दिखाएंगे। ये हमारा लोकतंत्र, जिससे ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, अन उत्तरदायी शासन प्रणाली। अन उत्तरदायी शासन प्रणाली, देखो हमारे देश में किसी भी समय कोई भी ऐसी विकट परिस्थिति आती है, जैसे वर्तमान में है कोरोना, कितनी भयंकर महामारी है, पूरे विश्व के अंदर ये फैली हुई है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो प्रत्येक पार्टी, प्रत्येक विपक्षी जो दल है, जो वर्तमान सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं। हमें नहीं पता कि कौन सी सरकार सही है कौन सी गलत है, लेकिन हमें इतना पता है कि जो भी सरकार कार्य करके जाती है, यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो वो आने वाली सरकार के ऊपर थोप देती है। वो तो यही कहेगी कि हमने कुछ नहीं किया, हमारा काम था इसको करना। अब इसको पूरा हुआ नहीं हुआ, आपको पता है सरकार ने कोई भी काम किया वो उस लंबे समय तक लेकर के चलती है, और उस लंबे समय के दौरान जो पहले वाली सरकार होती है उसका कार्यकाल तो पूरा हो गया। अब उस कार्य को आगे करना है, उसको लागू करना है, तो वो नई सरकार करेगी। तो नई सरकार क्या करेगी, बहाने मारेगी कि हमारे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया, जो पूर्व की सरकार थी उन्होंने इसे बीच मझधार में छोड़ दिया है। यानी कि नई सरकार भी उसको उसको लटका देगी और पुरानी सरकार भी। अगर किसी सरकार के द्वारा कोई बड़ा घोटाला किया गया, अगर किसी सरकार के द्वारा कोई बड़ा घोटाला किया गया है, तो वो सरकार क्या करेगी, इसका जिम्मा वो अपने ऊपर नहीं लेती। वो क्या करेगी, या तो पिछली सरकार पर डाल देगी, उससे पहले की, या फिर आने वाली सरकार पर डाल देगी। यानी कि देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाले कौन हैं, हमारे ही लोकतंत्र के लोग हैं, हमारे ही लोग हैं जो हमारे लोकतंत्र को खोखला करते जा रहे हैं। देखो इसके बाद आ जाएगा इसके अंदर 4 नंबर पॉइंट, समय और धन का अपव्यय। आपको पता है जब चुनावों का दौर शुरू होता है तो लोग क्या करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। वैसे उनके पास समय नहीं होएगा, जब कोई नेता आने वाला होगा ना, तो गली चौराहे नुक्कड़ पड़े या बड़े मैदान के अंदर बड़े बड़े जब नेता आते हैं तो वहाँ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तब वहाँ समय बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ। और दूसरी बात, इतनी सारी व्यवस्थाओं को जब किया जाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में धन को भी खर्च किया जाता है, जिसकी जरूरत ही नहीं है वर्तमान में। तो यहाँ धन और समय दोनों का गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है, जो हमारे वर्तमान चुनावों को क्या कर देता है, बहुत ही खर्चीला कर देता है। अब एक पार्टी के द्वारा चुनाव जीतने के लिए क्या करता है, अपने पैसे के दम पर वो उन चुनावों में मत वोट को खरीदने का प्रयास करता है। वोट को वो क्या करता है, खरीदने का प्रयास करता है, गलत तरीके को अपनाता है वो, जिससे क्या होता है, हमारे लोकतंत्र का जो सिस्टम है, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो खतरे की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा इसके अंदर 5वां पॉइंट आ जाएगा, उदासीन मतदाता। उदासीन मतदाता, देखिए ये उदासीन मतदाता का मतलब कि ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन उनको पता है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं जो सिर्फ अपना भला जानते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल कोई भी अपने उन नेताओं के प्रति कोई रिएक्शन नहीं करते, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। उनको ये लगता है कि जो जैसा है वो वैसा ही करता रहेगा, उनको समझाने का प्रयास भी नहीं करते। क्यों नहीं करते, आपको पता है इस हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं या जो भी उम्मीदवार चुना जाता है, उसके अंदर आपको पता है कि लगभग 50 से 60% लोग ही चुनाव में भाग लेते हैं। बाकी लोग कहाँ गए भाई, आपको पता है हमारे देश की अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 130 करोड़ है, लगभग इससे ऊपर ही होगी, कम तो होगी नहीं। अब 130 करोड़ जब चुनाव में भाग लेगी तो माने जाएगा 100%। अब यहाँ बात कितनी हो रही है, मात्र 50 से 60% लोग ही चुनावों में भाग लेते हैं। यानी कि 40% लोग ऐसे हैं जो मतदान में भाग तक ही नहीं लेते हैं, वो अपना मतदान तक ही नहीं डालने जाते। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो किसी कारणवश नहीं जा पाए, जैसे कोई व्यक्ति बाहर अपनी ड्यूटी कर रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर किसी कारणवश गया हो और चुनावों के दौरान वो वापस ना आया, अपने स्थान पर न पहुंच पाया हो, जिसके कारण वो अपना
मतदान नहीं कर सकता। और इसके बाद आता है इसके अंदर 6 नंबर पॉइंट। अब ये 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है, संकट काल की स्थिति में हमारा जो लोकतंत्र है ना वो कमजोर हो जाता है। संकट काल की स्थिति में क्यों, आपको पता है हमारे देश में जब संकट काल लागू होता है, देखो ये अपने लेसन नंबर 6 में करेंगे संकट काल। ये देखो संकट काल जो होता है वो 3 तरह से घोषित होता है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में, एक राष्ट्रपति शासन के रूप में, और दूसरा वित्तीय आपातकाल के रूप में। ये जो तीनों आपातकाल होते हैं ये केंद्र सरकार के द्वारा ही राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही वो लागू होते हैं। अब ये जो संकट काल की स्थिति है, जब हमारे देश में युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति होती है, जिससे हमारा लोकतंत्र क्या होता है, कमजोर सिद्ध होता है। जो हमारे देश में केंद्र सत्ता होती है यानी कि जो सरकार होती है वो क्या करती है, इस समस्या से निपटने में असफल होती है, तो हमारे देश में क्या हो जाता है, हमारे देश में जो संपूर्ण शासन होता है वो सेना के हाथ में चला जाता है, जिसके कारण जिसके कारण जो संपूर्ण लोकतंत्र है वो समाप्त हो जाता है। अगर आप किसी भी देश की अगर हम बात करें, अगर हम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो उस दौरान क्या होता है, विश्व युद्ध के दौरान जो सारी की सारी शासन भार या देश सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो सेना के ऊपर आ जाती है। तो ये संकट काल में भी क्या होता है, हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो बहुत कमजोर हो जाता है। तो ये 6 पॉइंट थे, हमने किए हैं लोकतंत्र के दोष। मैंने आपको कल भी कहा था कि आपके एग्जाम के अंदर लोकतंत्र के दोष यदि क्वेश्चन आता है तो 6 ही पहली बात तो 4 पूछेगा आपसे वो, लेकिन मैंने यहाँ कितने करवाए हैं, 6, 2 एक्स्ट्रा ही हैं। उसी तरह अगर यदि लोकतंत्र के गुण भी पूछता है तो वो 4 ही पूछेगा, बट हमने 6 कवर किए हैं, ताकि एग्जाम के अंदर अगर एक भी भूल गए तो जो 2 एक्स्ट्रा याद थे उनमें से आपको एक आप इसके अंदर राइट डाउन कर सकते हो। ओके, अब हम आगे बात करेंगे इसके अंदर लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। भाई लोकतंत्र को सफल बनाना है तो परिस्थितियां देखेंगे कि किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। सबसे पहले हमारे देश में यदि शांति व्यवस्था होएगी तो सिंपल सी बात है हमारे देश का लोकतंत्र क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। दूसरी बात, यदि सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होएगी, हमारे देश की जो जीडीपी है वो अच्छी होएगी, तो हमारा देश का जो लोकतंत्र है वो विकसित देशों में आ जाएगा, विकासशील देशों के अंदर आ जाएगा, विकसित देशों में आ जाएगा। और दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है इसमें, यदि आर्थिक समानता के समान अवसर हो, यदि लोगों में आर्थिक समानता के समान अवसर दिए जाएं तो हमारा देश क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसके अलावा यदि देश में शिक्षित और जागरूक लोग होंगे, शिक्षित और जागरूक लोग होंगे, और पांचवा इसमें आ जाएगा जनमत का निर्माण होगा, और छठा इसके अंदर हो जाएगा सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं, कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं वो राष्ट्रीय हित की होनी चाहिए, जिसमें संपूर्ण देश की जनता का योगदान हो, जिसमें संपूर्ण देश की जनता का हित निहित हो। ऐसी योजनाएं, ऐसी परिस्थितियां बहुत आवश्यक हैं। ओके, अब हम शुरू करेंगे इसके अंदर सबसे पहले शांति व्यवस्था। देखो आपको पता है शांति व्यवस्था कब होएगी, जब देश में भाईचारा स्थापित होएगा, तभी होएगी शांति व्यवस्था, तभी देश में शांति व्यवस्था को कायम किया जा सकता है। अगर हम देश को यदि सफल बनाना चाहते हैं, जो हमारे देश में सत्ता है, जो हमारे देश में जो केंद्रीय सत्ता है, यदि उसके अंदर विकेंद्रीकरण की कर दिया जाए, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन। जो बड़े स्तर पर शक्तियां हैं यदि हम उनको राज्य स्तर पर बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि मिलजुल कर काम करेंगे, जिससे हमारे देश का भी विकास होएगा, देश के जो छोटे छोटे राज्य हैं उनका भी, राज्य के अंदर जो जिले बने हुए हैं उनका भी विकास होएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आता है इसके अंदर सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। यदि हमारे देश की जीडीपी अच्छी होएगी, हमारे देश की यदि जीडीपी अच्छी होएगी तो सिंपल सी बात है हमारा जो देश है वो अन्य देशों की तुलना में बराबर आएगा,
और अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में जो बाहरी निवेश है, जिसको अपने एफडीआई बोलते हैं, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, ये वो एफडीआई होता है जिसके अंदर विदेशी कंपनियां भारत में पैसा लगाती हैं और जिसका मुनाफा विदेशी कंपनियों को भी होता है और इसके साथ साथ भारत को भी। और भारत को मुनाफे के साथ साथ भारत में जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें भी रोजगार प्राप्त होता है, जिसका डबल फायदा भारत को ही होता है। जब इन बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तो इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी और अधिक अच्छी हो जाएगी। जो हमारे देश में औद्योगिक संकट हैं, यदि हम उनको दूर कर देंगे तो हमारे जीडीपी का जो स्तर है वो कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आपको पता है हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पहले विश्व युद्ध के पश्चात लड़खड़ाने लग गई थी। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, आपको पता है कि जब इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर युद्ध हुआ था, सॉरी जर्मनी में प्रथम युद्ध विश्व शुरू हुआ था, तो उस दौरान जो इंग्लैंड था उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान पहुंचा था। भारतीय सैनिकों को भी इस युद्ध में शामिल कर दिया गया था, जिससे पूरे यूरोप की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा गई थी, अपने पटरी से वो उतर चुकी थी। इसके बाद आता है इसके अंदर तीसरा, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता, देखो इसमें हमारे देश के अंदर लोकतंत्र को सफल बनाना केवल इतना ही आवश्यक नहीं है, इसको शक्तिशाली भी बनाना है। शक्तिशाली कब बनेगा, जब अमीर और गरीब के बीच में जो एक बहुत बड़ी खाई है उसको हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। कि यदि हमारे देश में जो गरीबी है इसको समाप्त कर दिया जाए, इस गरीबी रेखा को ऊपर उठाया जाए, इस इन गरीबों को मध्यम स्तर तक लाया जाए, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। आपको पता है हमारे देश में जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा है। मध्यम वर्ग क्या है, बहुत ज़्यादा। एक तरफ तो आ जाएगा अमीर, एक तरफ आ जाएगा गरीब, तो बीच की स्थिति कौन सी आती है, बीच की स्थिति यही आती है मध्यम वर्ग, जो बहुत बड़ी संख्या में है। यदि इस स्थिति को, गरीबों की जो स्थिति है, गरीबी का जो स्तर है, यदि इसको ऊपर उठाया जाए तो वो मध्यम स्तर तक पहुंचेगा। और सिंपल सी बात है, जब मध्यम स्तर को भी जब मौका मिलेगा तो वो कहाँ तक पहुंचेगा, उच्च स्तर तक पहुंचेगा, अमीर स्तर तक पहुंचेगा, जिससे हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आता है शिक्षित और जागरूक जनता। शिक्षित और जागरूक जनता, इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। आपको पता है जब शिक्षित जनता लोकतंत्र के अंदर शामिल होती है, उनको सारी समस्याओं का पता होता है और वो अपने अनुसार ही अपनी एजुकेशन, अपनी समय, अपनी नीति का प्रयोग करते हुए वो क्या करेगी, एक ऐसे जनमत का निर्माण करेगी, एक ऐसी जनमत का निर्माण करेगी जिसके आधार पर सरकार चलेगी। कि यदि सरकार इनके अनुसार कार्य नहीं करती, यदि सरकार जनता की नीतियों के अनुसार कार्य नहीं करती, तो सरकार, जनता क्या करेगी, वो समय से पहले उस शासन को समाप्त कर सकती है, इस सरकार को वो समाप्त कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है जनमत का निर्माण। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा इसके अंदर, जनमत का निर्माण। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था जनमत का निर्माण, यानी कि एक ऐसा जनमत जो जनता के द्वारा तैयार किया जाता है, जो जनता द्वारा तैयार किया जाता है, जो जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, जो जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, वही प्रतिनिधि क्या करते हैं, सरकार का गठन करते हैं। सरकार यानी कि शासन का निर्माण करते हैं, शासन को प्रारंभ करते हैं। यदि यही सरकार इस जनता का आदर नहीं करेगी, जनता का निरादर करेगी, उसका अपमान करेगी, उसके अधिकारों, उसके हितों, उसकी स्वतंत्रताओं को छीनने का प्रयास करेगी, तो जनता क्या करेगी, जनता इस सरकार को समाप्त कर देगी, जनता इस सरकार को उसके पद से ही हटा देगी। यदि ऐसी स्थितियां बनती हैं, और ऐसी स्थितियों को ऊपर उठाने के लिए हमारे देश में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है, हमारे देश में इसका जो सर्वाधिक योगदान रहता है वो होता है प्रेस, साहित्य, न्यूज चैनल। आपको पता है
कि हमारे देश में जो न्यूज़ चैनल है, जो प्रेस है, जो अखबार है, वो हर छोटी से छोटी जानकारी पूरे भारत के अंदर फैला देता है। एक राज्य, एक स्थान की जो सूचना है वो संपूर्ण भारत के अंदर फैल जाती है, चाहे वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से फैले या प्रेस के माध्यम से फैले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सार्वजनिक हित की योजनाएं। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं, कि हमारे देश में सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं का संचालन किया जाए जिसमें संपूर्ण देश का हित हो, जिसमें संपूर्ण देश का हित निहित हो। ऐसे नहीं कि किसी वर्ग विशेष के लिए ही कोई योजना चलाई जाए, नहीं, संपूर्ण देश की जनता के लिए योजना को चलाना बहुत आवश्यक है। तभी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश का जो शासन है, वो बहुत अच्छा सफल हो सकता है। आपको पता है हमारा जो संपूर्ण देश है, इसका जो सर्वाधिक, हमारे देश की सर्वाधिक जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। और दूसरी तरफ वर्तमान में सेवा क्षेत्र है, वर्तमान में क्या है, सेवा क्षेत्र। अब जो यदि देश के अंदर कृषि क्षेत्र के लिए कोई योजना नहीं चलाई जाएगी तो इससे क्या होगा, हमारे देश में खाद्यान्न आपूर्ति की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। यदि इसको एक अच्छे तरीके से योजना अनुसार चलाया जाए तो हमारा देश जिस प्रकार पहले कृषि पर आत्मनिर्भर था, खुद पर आत्मनिर्भर था, और आगे भी चल करके आत्मनिर्भर हो सकता है। और दूसरी तरफ यदि ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय होगी उसमें भी बढ़ोतरी होएगी, और हमारे देश की जो जीडीपी दर होएगी उसमें भी बढ़ोतरी होएगी। जो कमज़ोर वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है उसमें भी क्या आएगा, उनके जीवन स्तर में क्या आएगा, उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा, जिससे हमारा लोकतंत्र क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 5, जो लोकतंत्र था ये कंप्लीट हो चुका है। लोकतंत्र का हमारा जो लेसन था ये पूरा हो चुका है। और इस लेसन की आपने अपने लेवल पर इन वीडियो के माध्यम से, अपनी नोटबुक के माध्यम से इसको आपने अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन जरूर करना है, नोट डाउन जरूर करना है। और कल की हमारी जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम चैप्टर शुरू करेंगे 6, चैप्टर नंबर शुरू करेंगे 6, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।